दोस्तों, ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौरमंडल। ठीक, तो आइए देखते हैं। बुध से देखते हैं। जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी का मतलब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 88 दिन में। अच्छा, इसमें जीवन क्यों संभव नहीं है बुध में? क्योंकि यहाँ पे जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय बहुत ज़्यादा तापमान होता है और रात के समय उतना ही ठंडा होता है ये। अच्छा, ये बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, इसी तरह शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक, और इसके उपग्रह का नाम क्या है? इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के बारे में देखते हैं, मार्स। इसका उपनाम क्या है? लाल ग्रह। ठीक है, तो इसके उपग्रह, मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये जो डीमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह में एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। ये जो निक्स ओलंपिया है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसके बाद बृहस्पति, जुपिटर। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 92। गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को और किस नाम से जाना जाता है? लघु सौर तंत्र, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति की विशेषता क्या है? इसमें तारा और ग्रह दोनों का गुण है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। सैटर्न, शनि के बारे में देखते हैं। तो ये अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, इसके बाद आंखों से नहीं दिखते। इसमें कितने वलय पाए जाते हैं? 7। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं और इसका रंग कैसा है? पीला। शनि के उपनाम क्या है? गैसों का गोला और गैलेक्सी के समान ग्रह। शनि में कुछ गैसें पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सब पाया जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद अरुण, यूरेनस। यूरेनस में क्या है? यहाँ पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। इसकी खोज किसने की थी अरुण की? विलियम हर्शेल ने। इसका रंग कैसा है? हरा। और इसमें भी 5 वलय पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अरुण को और किस नाम से जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। सौरमंडल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसका बस नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद है वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज किसने की थी? जोहान गाले ने। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13, जिसमें ट्रीटोन और मैरिड प्रमुख हैं। 2006 में ग्रहों की श्रेणी से किसे निकाला गया था? किसे? प्लूटो को, सीरिस, सेरॉन और इरिस, इन लोगों को निकाल दिया गया था। अब ये सब बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। कैल्ट 9b क्या है? ये ब्रह्मांड का सबसे गर्म और विशाल गैसीय समूह है। ठीक, उल्काश्म, मेटेरॉइड्स तथा उल्कापिंड, मेटेराइट, ये क्या होते हैं? तो ब्रह्मांड में धूल और गैसें
गैसों के बने पिंड हैं ये। जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं तो घर्षण की वजह से ये जलने लगते हैं, इसीलिए इन्हें टूटता तारा तारा या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। जलते हुए दिखाई देते हैं। जो वायुमंडल में जलकर ख़त्म हो जाते हैं उनको उल्काश्म या मेटेरॉइड्स कहा जाता है। और कुछ पूरी तरीके से जल नहीं पाते और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? उल्कापिंड या मेटेरॉइड। पुच्छल तारे या धूमकेतु कॉमेट्स क्या होते हैं? तो ये धूल कण जो है, ये धूल बर्फ हिमानी से बने ऐसे पिंड हैं जो सूर्य से काफ़ी दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनके पीछे से गैसों की फुहारें निकलने लगती हैं, जो एक चमकीली पूंछ की तरह दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह एस्टेरॉइड्स। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे या बड़े आकार के पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ग्रहों के विस्फोट से। जियोसेंट्रिक या भू केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? टॉलमी ने। हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? कोपरनिकस। सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, ये किसने बताया था? विलियम हर्शेल ने। ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगा है, ये किसने बताया था? हब्बल ने। लिमन अल्फा ब्लॉब्स क्या है? अमीबा के आकार की आकाश गंगाओं एवं गैसों का समूह। एंड्रोमेडा क्या है? हमारी आकाश गंगा की सबसे निकट स्थित आकाश गंगा। रेलिक गैलेक्सी, इसमें हमारी आकाश गंगा से 2 गुना अधिक तारे हैं, ये भी आकाश गंगा ही है रेलिक गैलेक्सी। मिल्की वे, रात में दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह। एरियन नेबुला, तो हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। प्लेनेमस, सौरमंडल से बाहर जुड़वा पिंडों का समूह। साइरस या डॉग स्टार, सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला और 2 गुना अधिक द्रव्यमान वाला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का निकटतम तारा है। सुपर क्लस्टर, ये आकाश गंगाओं का समूह है। ठीक है। सरस्वती सुपर क्लस्टर अब तक का सबसे बड़ा क्लस्टर है। हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो किसी सौर मंडल के तारे अर्थात सूर्य से वह निश्चित दूरी जहाँ पर स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है, उसी को गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल कहा जाता है। अब यहाँ से देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो दिन रात का होना किसकी वजह से होता है? परिभ्रमण अर्थात रोटेशन, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी वजह से। सॉरी, दिन और रात का होना, परिभ्रमण मतलब जो अपने अक्ष पे घूमती है, रोटेशन करती है, उसी की वजह से। और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसको, वो उस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन। उपसौर या पेरिहीलियम किस डेट को होता है? 2 से 5 जनवरी का। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम रहती है, पास रहती है सबसे ज़्यादा। अपसौर एपिहीलियम ये कब होता है? 4 से 7 जुलाई का। इसमें पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है, मैक्सिमम दूरी पे रहती है।
ये जो उपसौर और अपसौर की स्थिति है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? एपिसाइट लाइन। दिन रात का छोटा बड़ा होना किसकी वजह से होता है? अक्ष पर झुकाव व सूर्य का चक्कर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और साथ में सूर्य का चक्कर भी लगाती है, उसी की वजह से। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? हर जगह दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। तो देखिए, पृथ्वी जो है हमारी 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है। ठीक, और इस तरह से पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगा रही है। तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 21 मार्च से, तो 21 मार्च को क्या पड़ता है? 21 मार्च की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? शरद विषुव। अब 21 मार्च से इसी झुकाव के साथ, अब देखिए 21 मार्च को क्या हो रहा है? ये सूर्य से पड़ने वाली जो रोशनी है पृथ्वी पर, वो क्या मतलब जो रोशनी है वो कहाँ पड़ेगी? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक पड़ेगी। ठीक है, अब होगा क्या? 21 जून यहाँ पे पहुंची। 21 जून को क्या होगा? इसे कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। तो अब क्या होगा? सूर्य की जो रोशनी है वो कहाँ पे पड़ेगी? कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ेंगे 23 सितंबर को। 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है? बसंत विषुव। अब यहाँ पे क्या होगा? सूर्य की सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ पड़ेगी? विषुवत रेखा पर। ठीक, तो अब यहाँ से जब यहाँ बढ़ेंगे फिर कहाँ पहुँचेंगे? 22 दिसंबर की स्थिति में। ये इसको क्या कहते हैं? शीत अयनांत। या अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी किसको मिलेगी? मकर रेखा को। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो विषुवत रेखा पर रोशनी जो है, मतलब सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा किस स्थिति में पड़ती हैं? वसंत विषुव और शरद विषुव में। उत्तरी गोलार्ध में दिन और उत्तरी गोलार्ध में जो दिन बड़ा होता है वो कब होगा? इसी की रोटेशन के हिसाब से देखिए, 21 मार्च से 23 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा क्योंकि पृथ्वी इसी तरफ झुकी हुई है। अब फिर दक्षिणी गोलार्ध में अगर दिन बड़ा चाहिए तब 23 सितंबर से 21 मार्च तक, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट है ज्वार भाटा। तो क्या होता है ज्वार भाटा? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, यही है ज्वार भाटा। हालांकि जो सूर्य है वो चंद्रमा से बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी की वजह से चंद्रमा का प्रभाव जो है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ता है, सूर्य से 2 गुना तक ज़्यादा पड़ता है। ठीक, क्योंकि सूर्य हो जाता है दूर, चंद्रमा है पास। ठीक, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? 2 बार। ठीक है, तो सिजगी की अवस्था, जिसे युति या वियुति की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, तो ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों में पड़ता है सिजगी की अवस्था। इसमें क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक समान रेखा पे आ जाते हैं। ठीक, अब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के समकोण होने की जो स्थिति होती है वो कब होती है? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। सामान्य ज्वार, जो सामान्य ज्वार होता है, नॉर्मल ज्वार होता है, वो निम्न ज्वार से कितना परसेंट नीचे रहता है? 20%। और दीर्घ दीर्घ ज्वार से कितना ऊंचा रहता है?
20%। ठीक है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है वहाँ पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है। लेकिन इसी समय जो पीछे वाला भाग होता है, विपरीत भाग, वहाँ पर भी ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि घूर्णन को संतुलित संतुलित करने के लिए एक अपकेंद्रीय बल लगता है पीछे से। ठीक है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन वो 26 मिनट लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष गति, इसकी वजह से। सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी, कनाडा में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। युति, युति की अवस्था क्या है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अमावस्या को। वियुति चंद्र ग्रहण है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये पूर्णिमा को होता है। प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? 7 बार। पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख पूर्ण सूर्य ग्रहण तो देखे जाते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाते हम लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के आकार में भिन्नता है। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। तो ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री से अगर हम लोग एक आभासी रेखा खींच दें यहाँ से, ये आभासी रेखा हो गई, तो ये वास्तव में क्या है? वास्तविक अक्ष है। ये होना चाहिए अगर झुकी ना हो पृथ्वी तो ये वास्तविक अक्ष होना चाहिए। तो वास्तविक अक्ष से कितना झुकी हुई है? अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक। और वहीं अगर ये समतल है पृथ्वी का, इसको समतल मान लें, तो अपने समतल से कितना झुकी हुई है पृथ्वी? देखिए, 66.5 डिग्री। ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।